इट्स मी सोनाक्षी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पावर शेयरिंग चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का, पॉलिटिकल साइंस का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो बिफोर वी स्टार्ट एनी ऑफ द चैप्टर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ द चैप्टर। चैप्टर के नाम का मतलब क्या है वो हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, राइट? तो पावर शेयरिंग का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, कैटेगराइजेशन ऑफ पावर, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर। जब भी हम पावर को डिवाइड करते हैं या फिर क्लासीफाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पावर शेयरिंग। तो ये चैप्टर नंबर 1 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ये काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है और इसमें से जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्डली आते हैं और इट्स वेरी इजी टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस चैप्टर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद, बट बिफोर वी गेट continued with the chapter, I want you to know the topics which we are going to cover in this chapter। तो सबसे पहले जो है हम पावर शेयरिंग की अहमियत के बारे में समझेंगे दो केस स्टडी से। पहली स्टोरी है बेल्जियम की, दूसरी है श्रीलंका की। ये हमें पावर शेयरिंग की इम्पोर्टेंस बता देगी, ठीक है? ये और इनसे निकाले गए निष्कर्ष दोनों। फिर हम जानेंगे मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, इतनी भारी भरकम जो टर्म आपके सामने दिख रही है इसका क्या मतलब होता है, और ये श्रीलंका में किस तरीके से आई, क्या ये सीन था एकोमोडेशन इन बेल्जियम वाला, और क्यों पावर शेयरिंग जो होती है वो डिज़ायरेबल होती है। और लास्ट में हम चैप्टर को एंड अप करेंगे किसके साथ? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ के। तो ये वीडियो में यू आर गोइंग टू गेट द टिप टू एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टोरी ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम की अगर हम बात करें तो एक छोटी सी कंट्री है यूरोप की। इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन जो है इट इज़ लिटिल ओवर 1 करोड़। हरियाणा जितनी इसकी पॉपुलेशन है और इसके जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं वो भी हरियाणा जैसे ही हैं। हरियाणा जितनी एरिया में और पॉपुलेशन में हरियाणा जैसी है, ठीक है? इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ होगी फ्रांस, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, तो इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। अब इस कंट्री में ये छोटी सी कंट्री तो है बट इसकी जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसकी जो एथनिसिटी है वो काफ़ी डिफरेंट है, अलग है। हाउ? लेट्स सी। तो सबसे पहले जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से जो 59% लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, और जो बाकी के 40% लोग हैं दे लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, और जो रिमेनिंग 1% है जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, तो ये हमने बात की कि कंट्री में क्या सिनेरियो था, जो बेल्जियम थी वहाँ पे क्या सिनेरियो था। अब अगर हम बात करें बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रुसेल, तो वहाँ पे सीन जो था, जो सिनेरियो था, दैट वाज एंटायरली डिफरेंट। हाउ? द 80% ऑफ द पॉपुलेशन, 80% ऑफ द पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल द 20% ऑफ द पीपल वर डच स्पीकिंग। तो आप देख सकते हैं जो कंट्री है वहाँ पर मेजॉरिटी में कौन है? डच है, बट वही डच जो कम्युनिटी है वो ब्रुसेल में माइनॉरिटी में है और वाइस वर्सा। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जो दिक्कत होती है वो कहाँ पर आती है? दिक्कत यहाँ पर आती है कि जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी होती है ना वो रिलेटिवली रिच होती है और पावरफुल होती है, और जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी होती है वो थोड़े से गुस्से में होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के जो भी फ़ायदे हो गए या फिर जो एजुकेशनल रिलेटेड बेनिफिट्स हैं वो उनको थोड़े से कम मिले, थोड़े से देर से मिले बेसिकली, ठीक है? तो जिसकी वजह से दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन्स उत्पन्न हो जाती हैं 1950 से लेकर 1960 तक, उनके रीजनल और कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से। तो ये हमने स्टोरी की बात की बेल्जियम की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका वी ऑल नो, है ना? हमने इंडिया के मैप में श्रीलंका को देखा ही होगा। इट अपेयर्स टू लुक लाइक अ वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है? ये एक आइलैंड नेशन है बेसिकली, और ये इसकी भी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी डाइवर्स है। तो हमने बेल्जियम में देखा था कि दिक्कतें कहाँ पर हो रही थी, हमने सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखी थी लोगों की, बट यहाँ पे हम ना कि सिर्फ लैंग्वेज, रिलीजन के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन देखेंगे लोगों की, ठीक है? तो जो मेजर सोशल ग्रुप्स थे वो थे एक सिन्हला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स। तो 70% जो लोग थे, 74% सॉरी, वो सिन्हला स्पीकर्स थे, और जो 18% थे वो कौन थे? वो तमिल स्पीकर्स थे, राइट? और तमिल स्पीकर्स जो थे वो भी दे वर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, श्रीलंकन तमिल्स और तमिल इंडियन तमिल्स। तो श्रीलंकन तमिल्स वही जो नेटिव तमिल्स थे कंट्री के, जो कि 13% थे, और इंडियन तमिल्स थे जो कि जिनके बेसिकली फादर्स या फिर जिनके 4 फादर्स जो थे कॉलोनियल पीरियड में प्लांटेशन वर्कर के तौर पर श्रीलंका आए और वहाँ पे आके सेटल हो गए, तो उनको हम बोलते हैं इंडियन तमिल्स। तो दे आर 5%, दे कंप्राइजेस 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अब यहाँ पे जो सिनेला है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, राइट? अब रिलीजन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द सिनेला स्पीकिंग पीपल जो थे वो बुद्धिस्ट थे, वेल मोस्ट ऑफ द तमिल्स
आर हिंदूज और मुस्लिम। तमिल जो थे वो या तो हिंदू थे या मुस्लिम थे, और जो सिन्हला स्पीकिंग लोग थे वो बुद्धिस्ट थे। एंड अबाउट 7% जो थे वो क्रिश्चियन थे, जो कि बोथ तमिल भी थे और सिन्हला भी थे। ओके, तो हमने दोनों ही कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया। हमने जाना कि दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो टेंशन्स थी वो क्रिएट हो रही थी, लड़ाई का माहौल बन रहा था। अब आगे चल के क्या होता है, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। तो बाद में आता है मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है? मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है, एक बेसिकली इस टर्म का मतलब होता है कि जब हम सिर्फ मेजॉरिटी की जय जयकार करते हैं और माइनॉरिटी के विशेस को, माइनॉरिटी की नीड्स को डिसरिगार्ड कर देते हैं, उनको एलियनेट कर देते हैं, उनको साइडलाइन कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। तो श्रीलंका में जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको किस तरीके से सॉल्व किया गया? तो उसको मेजॉरिटेरियनिज्म के मेथड से सॉल्व किया गया। तो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने कुछ उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिन्हला सुप्रीमेसी कर दी पूरी कंट्री में। तो सिन्हला जो थी, उन्होंने 1956 में बेसिकली एक एक्ट पास किया जिसके अंदर उन्होंने सिन्हला को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ऐसे कुछ पॉलिसीज, ऐसी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ निकाली जो सिर्फ और सिर्फ सिन्हला को फेवर करेंगे, सिन्हला एप्लीकेंट्स को फेवर करेंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी पोजीशंस हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हो। तो फ़ायदा किसका होगा? सिन्हलास का होगा, राइट। और ये जो डिसीजंस थे, दे ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। ऑब्वियसली तो जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो एलियनेटेड, एक्सक्लूडेड फील करने उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उनको बुरा लगने लग गया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पार्टीज लॉन्च की, उन्होंने अपने स्ट्रगल्स करना स्टार्ट कर दिया श्री कम्युनिटी के सामने। उन्होंने कहा कि हमारी तमिल को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए। उन्होंने रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड की, उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की डिमांड की। जबकि सिन्हला वाले क्या कर रहे थे, वो सिर्फ सिन्हला को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर रहे थे, राइट। तो इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारी लैंग्वेज को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज रखो, हमें एक रीजनल ऑटोनॉमी, मतलब हमें एक अपना खुद का पार्ट दे दो जो कि हमारा हो। उन्होंने अपना एरिया डिमांड किया और उन्होंने इक्वालिटी भी मांगी। बट उनकी इन सभी डिमांड्स को गवर्नमेंट ने, सिन्हला गवर्नमेंट ने निगलेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से 1980 में कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी जिन्होंने इंडिपेंडेंट तमिल एलाम की मांग की नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। इंपॉर्टेंट है, आप ये मार्क कर सकते हैं, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। और उनकी डिमांड को पूरी तरीके से खारिज किया जाता था, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑब्वियसली जब आप डेमोक्रेसी में ये सब कुछ करते हो तो हमारे पास राइट होता है कि हम प्रोटेस्ट कर सकें। हम अगर हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो फिर हम आवाज़ उठा सकते हैं। तो उन्होंने भी आवाज़ उठाई, बट उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। तो क्या हुआ, लास्ट में सिविल वॉर हुई, जो कि 2009 में जाके ख़त्म हुई। अब इस सिविल वॉर की वजह से काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें हुई, खास करके श्रीलंका को ओवरऑल उसकी इकोनॉमी, उसके कल्चरल, उसके पॉलिटिकल काफ़ी सेटबैक उसको लगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रही यहाँ पर, किसको लेकर, श्रीलंका को लेकर। अभी हमने देखा कि किस तरीके से कबाड़ा हुआ श्रीलंका में। नाउ विल टॉक अबाउट एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में किस तरीके से चीज़ों को संभाला गया। अब जो बेल्जियम की कहानी है ना, वो टोटली डिफरेंट है श्रीलंका के कहानी से। बेल्जियम के जो लीडर्स थे ना, वो थोड़े से समझदार थे। उन्होंने बेल्जियम की जो एथनिक कॉम्प्लेक्सिटी थी, एथनिसिटी थी, उसको जान लिया था, उसको परख लिया था। उनको पता चल गया था कि यहाँ पर डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी, उनके रीजनल डिफरेंसेस को जानना होगा और उनके न्यूएंसेस को देखना होगा, ठीक है, उनके न्यूएंसेस को समझना होगा बेसिकली। तो क्या हुआ, 1970 से लेकर 1993 तक जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था वो 4 बार अमेंड किया गया। देखिए, अगर अमेंडमेंट्स अच्छी हैं कंट्री के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, लोगों के लिए, तो फिर कुछ बुरा नहीं है उस चेंजेस में, राइट। तो 4 बार चेंज किया गया, 4 बार पॉजिटिव अमेंडमेंट्स हुई उस कॉन्स्टिट्यूशन में। बेल्जियन मॉडल के क्या क्या फीचर्स थे, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। डच मिनिस्टर्स होंगे और जो फ्रेंच मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे, कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में। दूसरा पॉइंट जो था, अच्छा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है पेपर में, तो आप इसे मार्क कर लीजिए क्या क्या एलिमेंट्स थे बेल्जियम मॉडल के। तो जो दूसरा पॉइंट जो है वो है, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स को लेकर किसको दे दिया गया, जो दूसरी स्टेट गवर्नमेंट थी उसको दे दिया गया, ओके। अब ब्राज़ील जो थी उसके लिए सेपरेट गवर्नमेंट बनी, जहाँ पर भी जो दोनों कम्युनिटीज़ के लीडर्स थे उनकी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो इक्वल थी,
ठीक है। और जो एक लास्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर सेपरेटली भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो है, तो एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी, कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट हुई लोगों के द्वारा। लैंग्वेज के जो लोग हैं वो कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे, अपनी अपनी लैंग्वेज के लोग, फॉर एग्जांपल फ्रेंच है, जर्मन है, या फिर अगर डच लोग हैं तो वो अपनी अपनी एक कम्युनिटी, उनकी गवर्नमेंट होगी अलग से, जो क्या करेगी, जो लोगों के नुआंसेस को समझेगी, जिनके पास किस चीज़ का राइट होगा, किस चीज़ की पावर होगी, बेसिकली कल्चरल रिलेटेड, एजुकेशनल रिलेटेड या फिर लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़ से। ओके, तो हमने देखा कि किस तरीके से दोनों ही कंट्रीज़ ने अपनी सेम प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से टैकल किया, और बेल्जियम ने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से टैकल किया, जिसकी वजह से बेल्जियम को बाद में क्या हुआ, जो ब्राज़ील थी उसको यूरोपियन हेड भी बनाया गया, ठीक है। तो ये इट्स एन अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्राज़ील को चूज़ किया गया था हेड के तौर पे, ठीक है, यूरोपियन हेड के तौर पे। Now, why power sharing is desirable? Power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. Obviously, power sharing हो रही है तो जो different social groups होंगे उनके बीच में जो conflict के chances होंगे वो भी तो कम होंगे ना, उनके बीच में लड़ाई झगड़े कम होंगे, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी पावर होगी, हर किसी के पास पावर होगी, तो पावर शेयर हो रही है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है, राइट। तो बेसिकली दो रीजंस होते हैं, प्रूडेंशियल रीजन जो कि एक्सपीरियंसेस से हम कहानियों के थ्रू समझते हैं, और दूसरा होता है मॉरल रीजन जो कि इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, वेरी ट्रू। डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स। तो लोगों के बीच में भी होनी चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी होनी चाहिए, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो कंटेम्परेरी डेमोक्रेसीज में क्या होता है ना, जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स हैं वो बहुत सारी फॉर्म्स में हो सकती है। जैसे कि हम अपनी कंट्री की बात कर लें, हमारे पास डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, सेंट्रल, स्टेट, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट होगी, हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी होता है, राइट। तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, लेट्स गो। पहले है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर में हमारे पास मिनिस्टर्स आ गए, एग्जीक्यूटिव में वो लोग आगे जो एग्जीक्यूट करते हैं, और जुडिशरी यानी कि न्यायालय, ठीक है। और इंडिया इसका एक एग्जांपल है, हमारे कंट्री में भी ये चीज़ होती आई है। ऐसा नहीं होता कि कोई आप लेजिस्लेचर के पास ज़्यादा पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास कम है और जुडिशरी के पास उससे कम है, ऐसा नहीं होता, तीनों के पास इक्वल पावर्स होती हैं, ठीक है। और वो फंक्शनिंग को चेक भी कर सकते हैं कि वो ठीक से फंक्शन करे या नहीं फंक्शन करे ठीक से। फिर हमारे पास दूसरा आता है फेडरल गवर्नमेंट, जिसे हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ज़्यादा पावर होती है वो सेंट्रल के पास होती है, फिर स्टेट के पास, फिर लोकल के पास। तो यहाँ पे इक्वालिटी सॉर्ट ऑफ चीज़ें नहीं होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, जिसे हम सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, और प्रोविजनल, जिससे प्रोविजनल या फिर रीजनल लेवल पे भी ये शेयर हो सकती है, फॉर एग्जांपल यूएस। And power may also be shared among different social groups such as religious and linguistic groups. Example, community government in Belgium. जो पावर है वो different social groups के बीच में भी शेयर हो सकती है। वो जो different social groups होते हैं वो religion के बेसिस पे हो सकते हैं, वो language के बेसिस पे हो सकते हैं। वो बेसिकली मतलब लोगों के nuances को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमारे पास different वो groups होते हैं, ओके। इसका हमारे पास एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम की, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स जो होते हैं वो दे कैन बी सीन इन अ वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। सो आई होप यू हैव गॉट द ओवरऑल explanation of this chapter. Do share and subscribe.